नमस्कार साथियों, मैं एच एस पाल आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं विष्णु मैथ पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में आपको मैं नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बताऊंगा। इसको करने के बाद आपको टाइप्स ऑफ नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इस पर आने वाले क्वेश्चंस को आप आराम से प्यार से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। यहाँ पर कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी, बिल्कुल अच्छी तरह से आप उसको नॉलेज को यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं, यानी नंबरों के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है नंबर। नंबर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, नंबर किस किस तरह के होते हैं, उसकी बात हम आज की क्लास में कर रहे हैं। तो देखिए, जो नंबर होता है, कोई संख्या जो होती है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग होता है रियल का यानी वास्तविक संख्याओं का, और एक भाग होता है आपका इमेजिनरी संख्या। यानी दो टाइप की संख्या हो गई। कोई संख्या है तो उसको हम दो तरह से ले सकते हैं, या तो वास्तविक संख्या के रूप में या फिर काल्पनिक संख्या के रूप में। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स हो गए, और इमेजिनरी संख्या मतलब यहाँ पर काल्पनिक संख्याएं होगी। तो देखिए, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं हम। वास्तविक संख्याएं, जो हमारी जो संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं जिनका हम यूज करते रहते हैं, वो सारी की सारी वास्तविक संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है। -6 लिख लिया, ये वास्तविक संख्या है। और -7 लिख दिया, ये भी एक वास्तविक संख्या है। इसी तरह से कोई भी संख्या लिखी जाती है तो उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है ना। और उसके टाइप में फिर अंदर जाएंगे, क्या क्या ये होती है वो बाद में बात करेंगे। काल्पनिक संख्या की बात करते हैं तो ये आयोटा के रूप में लिखी जाती है। यानी जैसे हमने एक संख्या लिखी -1, तो -1 क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। क्यों है? -1 को हम यहाँ पर x के बराबर मान लेते हैं कि ये जो है x के बराबर है। क्या है बताओ? x का मान -1 के बराबर है। दोनों का वर्ग करते हैं तो ये x² हो जाएगा, और x² के साथ में ये हो गया x², और एक इसके बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग किया है, -1 के बराबर हो जाएगा। यानी किसी संख्या का वर्ग माइनस में होता है तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और इस -1 को हम i के फॉर्म में लेते हैं। किसके बराबर लेते हैं? हम इसको i के रूप में लेते हैं, और इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? आयोटा। x नहीं लेते, x तो मैंने कोई भी मान लेकर के आपको बता दिया। आयोटा के रूप में लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा i² हो जाएगा, और इसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये एक काल्पनिक संख्या है। क्या है बताओ? ये एक काल्पनिक संख्या है। तो इस तरह की कोई संख्या काल्पनिक संख्या होगी, बाकी की संख्या कैसी होंगी? वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहां पर देखो, यहां पर यदि आप वास्तविक संख्या को और काल्पनिक संख्याओं को दोनों को एक साथ लेते हैं, यानी दोनों को हम एक साथ यूज करें, दोनों को प्लस करें, तो कुछ फॉर्म इस तरह से बनती है। a प्लस या माइनस हो सकती है, और bi क्या हो जाएगा? bi की फॉर्म होगी। तो ये वाला भाग है ये वास्तविक संख्या का है, और ये वाला भाग है ये काल्पनिक संख्या का भाग है। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 2 प्लस 3i लिखा। क्या लिखा है यहाँ पर? 2 प्लस 3i। तो ये 2 क्या है? ये वास्तविक संख्या है, और ये 3i क्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है। जब इन दोनों संख्याओं को, यानी एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या को जोड़ सकते हैं, तो ये संख्या बन जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे इसको। इस तरह की संख्या जो काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं को योग करने से या माइनस करने से बनती है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बताओ? सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। इस तरह की कोई संख्या हमारी सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन हमारे कंपटीशन के जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात नहीं होती है, सिलेबस में नहीं है। विशेषकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह की बात करते हैं, बाकी तो और जगह होती है।
तो अब इसकी हम बात नहीं करेंगे। इस तरह की संख्या काल्पनिक संख्या होती है और इस तरह की संख्या जो है वास्तविक संख्याएं होती है। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक भाग हो जाएगा परमेय संख्या का और दूसरा भाग हो जाएगा अपरमेय संख्या। यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर के वास्तविक संख्या बनती है, रियल नंबर्स बनते हैं। यानी सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती है, या तो परमेय होंगी या तो अपरमेय होगी। कोई भी वास्तविक संख्या या तो परमेय होगी या तो अपरमेय होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात करते हैं परमेय संख्या की। तो देखो मैं परमेय संख्या के बारे में आपको बता देता हूं। परमेय संख्या कैसी होती है, किस तरह से आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आपको इस पे सवाल भी आते हैं तो उनको कैसे करना है। तो यहां पर बात करते हैं, पहला जो तरीका रहेगा, किसी भी संख्या परमेय संख्या है या नहीं है तो उसको आप ये देखोगे, कोई संख्या यदि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी हुई है, P अपॉन Q की फॉर्म में, P अपॉन Q का मतलब होता है भिन्न के रूप में। ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी भिन्न का रूप है। कोई संख्या यदि भिन्न के रूप में लिखी हुई है जहां पर P का मान और Q का मान जो है क्या हो सकता है, कोई भी माइनस प्लस हो सकता है। यानी जो अंश और हर है इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर का मतलब है पूर्णांक। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या, जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या यदि भिन्न के रूप में लिखे जिसका अंश और हर का मान कोई भी हो सकता है, लेकिन हर का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं, ऐसे -1/2 लिख सकते हैं, और 3/-4 लिख सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी संख्या है तो वो कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या होगी, ठीक है ना, P अपॉन Q का फॉर्म। दूसरी तरह की संख्या होती है कि दशमलव वाली संख्या है। तो यदि दशमलव वाली संख्या है और टर्मिनेट है, टर्मिनेट का मतलब होता है यदि मैंने यहां पर 15 लिखा और 15 को 2 से डिवाइड किया और इसको भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7.5। तो दशमलव के बाद निश्चित अंक हो गई। कितने अंक हैं, निश्चित है, काउंटेबल है। तो इस तरह की संख्या को, इस तरह की दशमलव वाली संख्या को हम टर्मिनेट नंबर बोलते हैं। यानी ये शांत भिन्न हो गई। कैसी है, शांत दशमलव संख्या है, टर्मिनेट फ्रैक्शन है। कैसा है बताओ, ये टर्मिनेट फ्रैक्शन है, दशमलव के बाद निश्चित अंक है। तो इस तरह की कोई संख्या है तो वो भी परमेय संख्या में काउंट होगी, ठीक है ना। तीसरी तरह की संख्या होती है, जैसे 10 को हमने 3 से भाग दिया, तो 10 को 3 से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद में अनिश्चित अंक आते हैं। कितने आते हैं, अनिश्चित अंक आते हैं। तो जब अनिश्चित अंक आते हैं, भाग जाता ही रहता है, तो इस तरह की संख्या को, इस तरह की दशमलव वाली संख्या को हम अशांत भिन्न बोलेंगे, यानी नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट है, अशांत भिन्न है। इसका मतलब ये हो गया भाई, इसमें भाग देते ही जाएंगे लेकिन हर बार यही रिपीट होता जाएगा। यदि कोई संख्या अशांत दशमलव भिन्न है, कैसी है बताओ, भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न है, और यहां पर अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है, अंक की या अंकों की समूह की पुनरावृत्ति होती है, तो आप समझ जाइए वो एक परमेय संख्या है। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या और इस तरह की संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। एग्जांपल और ले सकते हैं यहाँ पर देखो 2.75 दशमलव भिन्न कैसी है, शांत। कैसी भिन्न है बताओ, शांत। टर्मिनेट कहेंगे इसको, कैसे कहेंगे बताओ, टर्मिनेट है। ये भिन्न जो है टर्मिनेट है। यहां पर 1.75 लिखे तो भी ये शांत है। 3.25 लिखे तो ये शांत दशमलव भिन्न है, यानी टर्मिनेट फ्रैक्शन है, टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन है, शांत दशमलव भिन्न है। अब यहां पर लिखे ऐसे 3.3333 ऐसे लिखे, इसका मतलब होता है 3.3 बार, है ना। 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी एक 3 का अंक है वो बार बार आ रहा है, तो इस पर हम जो है एक बार का ब्रैकेट साइन लगा देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 3.3 बार। 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहां पर 3.3737
3.37 लिखे तो ये पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम 3.37 के ऊपर बाल लगा देंगे। तो ये जो है नॉन टर्मिनेट होती है, यानी अशांत होती है, लेकिन पुनरावृत्ति होती रहती है, रिकरिंग होती है, रिपीट होती है, यानी अंक का या फिर अंकों के समूह का जो है बार बार आना होता है। तो इस तरह की संख्या को हम अशांत दशमलव भिन्न यानी नॉन टर्मिनेट और क्या बोलेंगे, रिकरिंग बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस 3 तरह की भिन्नों को, यानी दशमलव भिन्न कैसी, ये वाली दोनों तरह की, और P अपॉन Q की फॉर्म वाली भिन्न है। तो वो सारी भिन्न क्या होंगी बताओ, यहां पर सभी की सभी भिन्न हो जाएंगी आपकी परिमेय संख्या। थोड़ा ध्यान रखना है, यहां से सवाल आपसे पूछा जाता रहता है। अब यहां पर आप बात करेंगे भाई, हमारी जो है नेचुरल नंबर है, यानी 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है। तो देखो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, और 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं। यानी 4/1 का मान भी 4 ही होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब हो गया कि सभी संख्याएं जो पूर्ण संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या पूरे रूप में पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना है। दूसरी बात आती है, यहां पर अपरिमेय संख्या की बात कर रहे थे। देखो अपरिमेय संख्या की बात कर रहे थे, एक तो परिमेय हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या है। अब आप ध्यान दीजिए, जब आप परिमेय संख्या को पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, परिमेय का उल्टा अपरिमेय होगा। यानी परिमेय का मतलब क्या था, किसी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं क्या, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए, एक ही शर्त है। दूसरा कोई दशमलव भिन्न है जो टर्मिनेट है, या कोई दशमलव भिन्न है जो नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिकरिंग होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो उस तरह की सभी भिन्न क्या होंगी बताओ, परिमेय होंगी। और जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी वो क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। अपरिमेय भिन्न कैसी होगी, जहां पर जो है हम किसी संख्या में मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पहला कैसे हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा, किसी भी संख्या को P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसा कोई संख्या ऐसे नहीं लिख सकते हो। दूसरा, कोई संख्या टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए। जैसे दशमलव भिन्न है तो यहां कोई संख्या टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, यानी निश्चित अंक नहीं होने चाहिए, अनिश्चित होने चाहिए। और अनिश्चित अंक है तो अनिश्चित अंकों में क्या होगा, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और यहां पर बार बार ये जो है अंक आते रहेंगे। तो देखो यहां पर कोई रिपीट नहीं है, ध्यान रखना ये रिपीट नहीं है। तो इस तरह की जो है भिन्न कैसी होंगी बताओ, ये सभी संख्या परिमेय संख्या में आते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान रखना, परिमेय संख्या आपको आता है तो बिल्कुल उसका उल्टा कर दो, अपरिमेय संख्या है आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये जो है नॉन टर्मिनेट होती है, कैसी होती है बताओ, नॉन टर्मिनेट होती है, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी सारी संख्या ऐसे जिसका मान वर्गमूल लेते हैं, वो संख्या भी जिनका वर्गमूल पूरा नहीं आता है, वो सब संख्या भी अपरिमेय संख्या में आ जाएंगी। ठीक है ना, चलिए क्लियर हो गया आपको। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों पार्ट क्लियर है। यानी वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा, और 2 भाग कौन से हो गए बताओ, दोनों भाग हो गए हमारा जो है भाग होता है, एक भाग हो जाएगा आपका परिमेय संख्या का, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। किसमें बताओ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिलाकर के क्या होते हैं, ये दोनों जो है वास्तविक संख्याओं में आ जाती है। अब परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं आती है, परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्याएं आती है, और परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं आती है। पूर्णांक संख्या की बात कर लेते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है जो नंबर लाइन पर जो है संख्या ली जाती है। जैसे ये कोई नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर हम यहाँ पर संख्या ऐसे ले लें, 0 से स्टार्ट करें, 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या है। इसी तरह से हम और आगे तक लिखें, इनफाइनाइट तक,
यहां से बात करें -1 संख्या ले ली, -2 संख्या ले ली और -3 संख्या ले ली। ऐसे ही हम जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या लिखेंगे तो ये जो है पूर्ण संख्या है, नंबर लाइन पे जो पूर्ण संख्या है इन्हीं को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी ये संख्या जो है ये जो है प्लस वाली संख्या है, यानी इनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको बताओ? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। जबकि इनकी बात करेंगे तो ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है बताओ? ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये क्या है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूट्रल। जीरो क्या है आपकी जो है न तो धनात्मक में आएगी और ना ही ऋणात्मक में। तो इस तरह की संख्याएं सभी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैंने आपको बताया कि परमेय संख्याओं में पहली संख्या कौन सी ली हमने? पहली संख्या ले ली पूर्ण संख्या, पूर्णांक नंबर से ले ली, पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर से ले ली। दूसरे है पूर्ण संख्या है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 0 से होती है। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हम क्या लेंगे? यानी इंटीजर में शुरुआत करेंगे 0 से लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। तो ये सभी संख्याएं क्या है बताओ? ये हमारे होल नंबर से है, पूर्ण संख्याएं। क्या है बताओ? होल नंबर से। शुरुआत कहां से होगी बताओ? 0 से। तो 0 एक जो है पूर्णांक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला जो हो पहली पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पहली पूर्ण संख्या क्या है बताओ? पहला होल नंबर क्या है? यहां पर 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं हम। यहां पर बात कर रहे थे, देखो पूर्णांक हो गए और फिर आपका होल नंबर से आ जाएंगे, ये मैंने अभी बता दिया। फिर है नेचुरल नंबर। क्या है बताओ? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो काउंटिंग वाले नंबर, काउंटिंग वाले नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहां पर शुरुआत करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह से हम आगे लिखते जाएंगे। बताओ क्लियर है क्या? ये जो है पूर्णांक के बाद में हमने पूर्णांकों को हमने फिर धनात्मक ऋणात्मक ले रखा है। इसी तरह से होल नंबर से ले लिए, यानी 0 से शुरुआत होती है। प्राकृतिक संख्या ले ली हमने, यहां पर 1 से शुरुआत की। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई पहले हमने इसको क्यों नहीं लिया? हाँ, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। हम पहले नंबर से स्टार्टिंग की है हमने और हम आते जा रहे हैं बिल्कुल बिलो तक। तो इस तरह से बड़ी जो है ग्रुप जो है, बड़ा सेट ऊपर है और छोटा सेट कहां पर है? नीचे है। तो इसका ध्यान रखना। तो ये सभी संख्या क्या है बताओ? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है और अगली प्राकृतिक संख्या एक जोड़ करके आती है। आपको ध्यान रखना है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं में एक का अंतर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है तो आप एकदम क्लियर इसको कर सकते हैं। तो देखो इसके बाद प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याओं में बात करें तो सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना? क्या क्या होती है देखो ध्यान से। विषम संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, सम संख्या हो गई और भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई और सहभाज्य संख्या आ गई और वह परफेक्ट नंबर आ जाएगा। तो ये सारी जो है प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही आ जाती है। तो इनको एक बार हम देख लेते हैं तो बिल्कुल एकदम क्लियर हमें हो जाएगा भाई कि ये सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है ना? चलो आगे हम लेते हैं एक पेज। चलिए इसको ले लेंगे बाद में। चलिए अब हम बात किसकी कर रहे हैं बताओ? इसकी कर रहे हैं सम संख्या, विषम संख्या और इनकी। तो यहां पर मैं आपको, यहां पर हमने ले लिया जो है प्राकृतिक संख्या, नंबर से ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह के हम जो है संख्याओं को लिख सकते हैं। आप जानते हैं ये सब प्राकृतिक संख्या में। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले बात करते हैं सम संख्या की। यानी सम संख्या का मतलब होता है
सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर्स। क्या कहेंगे बताओ? इवन नंबर्स। जो लिखे हुए हैं वहां लिखे हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उनके जिस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, यानी ऐसी कोई संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वो सब संख्या कैसी होती है? सम संख्या होती है। आप फिर ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या हो जो 2 से विभाजित हो जाएगी, वो सब संख्याएं क्या होंगी बताओ? सम संख्याएं होंगी। 2 से विभाजित हो जाए, 2 का भाग चला जाएगा, वो सभी सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये जो है कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 का भाग सब में जा रहा है। और इसी तरह से हम बात करें विषम संख्याओं की बात करें, यानी ऑड नंबर्स की बात करें, हम ऑड नंबर की बात करें, तो विषम संख्या की बात कर रहे हैं या ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो 2 का भाग किसमें नहीं जाएगा? यहां पर देखें तो यहां पर 1 हो गई संख्या, 3 हो गई, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं बताओ? ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। कैसी है बताओ? ये विषम संख्याएं, ये 2 से विभाजित नहीं है। तो देखो विषम संख्याएं सभी किसके अंदर है बताओ? प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। सम संख्या किसके अंदर है? प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं को आधा आधा बांटे, तो आधी संख्या विषम संख्या होती है और आधी संख्याएं कैसी होती है बताओ? सम संख्याएं होती है। आधी संख्याओं में भाग जाएगा 2 का और आधी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। मैं आपसे पूछता कि यहाँ पर बताओ 10 तक कितनी विषम संख्या है और कितनी सम संख्या है? आप 10 तक की बात करेंगे तो 5 संख्याएं तो सम संख्या हो जाएंगी और 5 संख्याएं विषम हो जाएगी। तो ये काउंट करना आना चाहिए। लेकिन आज हम बात करें किसके बारे में? टाइप्स और नंबर के बारे में बात करें। आपको एक पेज से याद करना, ये थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताता जा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा याद भी आ जाए, कर रखा है तो, नहीं तो आपको समझ में आ जाए। अब अगली बात करते हैं हम अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात करते हैं बताओ? अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके 2 ही भाजक होते हैं। और इन 2 भाजकों में भी शर्त होती है कि एक भाजक तो 1 होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, और दूसरा भाजक स्वयं वही संख्या होनी चाहिए। जैसे बात करें हम, एक 5 संख्या ले ली, यहां थोड़ी सी संख्या मैं लिख देता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 इसी तरह से। ठीक है, ये सब क्या है बताओ? ये सभी की सभी अभाज्य संख्या है जो केवल और केवल 1 से और स्वयं से विभाजित है। जैसे एक संख्या हमने 7 ली, 7 ले ली, 7 के फैक्टर देखें तो 7 में 1 से भाग जाएगा और 7 में 7 से भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। तो 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, 7 क्या है बताओ? एक अभाज्य संख्या है। और कई बार आपसे ऐसी संख्या मिल जाएगी कि बताओ 101 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आपको चेक करना होगा कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको इसके लिए ऐसा करना है कि एक तरीका ये हो सकता है कि भाई इसमें भाग दे के देखना है कि इसमें किसी संख्या से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? 101 से बड़ी संख्या ले लेंगे जिसका वर्ग आसानी से हो जाए, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखो 101 से अगली संख्या 121 हो जाएगी जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इससे छोटे मतलब इसका वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे 121 का हम वर्गमूल ले लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी 11 से छोटी संख्या लेंगे, देखो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 है और 11। इनका भाग देके देखेंगे, 11 को तो छोड़ सकते हो आप, तो इनका भाग देके देखेंगे तो इनमें भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां पर ध्यान रखना। आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि एक पहली जो संख्या है 2, यही सम संख्या है, बाकी की सभी संख्याएं कैसी होती है? विषम संख्याएं होती है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों बता रहा हूं कि अगली क्लास में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा
जो केवल और केवल टाइप्स ऑफ नंबर पे आएंगे। अगला वीडियो जो होगा उसमें आप जो है टाइप्स ऑफ नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर देने, उनके आंसर तभी दे सकते हैं जब इनके बारे में आप जानते हैं। तो वहां पर बिल्कुल आसानी से आंसर आपको देना होगा, जल्दी आंसर देना होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो केवल और केवल दो अकेली संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य, बाकी की सभी संख्या कैसी है, विषम संख्याएं होती है। ये बात एकदम क्लियर होगी, ठीक है ना। तो कम से कम 100 तक आपको अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। आगे करते हैं। अब अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य के बाद क्या आता है, भाज्य संख्या आती है। यानी अभाज्य क्या होता है बताओ, अभाज्य और भाज्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो संख्या अभाज्य होगी वो भाज्य नहीं होगी, जो संख्या भाज्य होगी वो अभाज्य नहीं होगी। तो आप समझ जाइए, ऐसी कोई संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसी कोई संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो वो संख्या जो है हमारी क्या होगी, वो जो है हमारी भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। तो यहां पर हम 8 ले सकते हैं, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हम ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, यहां पर देखो 8 को लेते हैं तो 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और यहां पर 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बताओ इसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए, किसी भी संख्या को ले सकते हो। यहाँ पर 15 की बात करें, 15 को चेक करें तो 15 में 1 से भाग तो जाएगा ही जाएगा, 15 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा और 5 का भी भाग चला जाएगा। मोर देन 2 फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य में तो केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, और दोनों फैक्टरों में भी क्या होता है, एक स्वयं और एक जो है 1 होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, बिल्कुल आसानी से आप ये पता कर सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या की बात करते हैं, जो विषम है वो क्या होगी, 9 होगी। इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बताते समय हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ये याद रखना है, और अगला आपको याद रखना है को प्राइम नंबर्स, क्या, सह-अभाज्य संख्याएं। अब सह-अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। देखो, हम सह-अभाज्य संख्या की बात करें, हमने सम संख्या की बात कर ली, हमने विषम संख्या की बात कर ली, सम की बात कर ली, ठीक है ना, सम संख्या की बात कर चुके हैं, विषम संख्या की बात कर ली हमने, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात कर ली है, और भाज्य संख्या की बात कर चुके हैं, ठीक है। हम विषम संख्या की और अभाज्य संख्या की बात कर, अब किसकी बात करते हैं बताओ, सह अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की बात कर चुके हैं, को प्राइम नंबर, यानी यहां पर आपको कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, है ना। को प्राइम के लिए 2 संख्याओं में बताना, ज्यादा में भी बता सकते, 2 संख्याएं, तो 2 संख्याओं, अब युग्म की बात नहीं कर रहा मैं, 2 संख्याओं की बात करते हैं, तो दोनों संख्याओं में एचसीएफ जो है क्या होना चाहिए बताओ। यहां पर बात करें, यहां पर एग्जाम्पल के साथ में बात करते हैं, तो एक संख्या मान लो 2 है, और दूसरी संख्या मान लो यहां पर 5 है, तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 का मतलब होता है कॉमन नहीं होना चाहिए। अरे 1 तो दोनों में आ ही जाएगा, दोनों का फैक्टर 1 तो हो ही जाएगा, लेकिन इनमें कॉमन क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। किसी भी एक कॉमन संख्या से दोनों संख्या विभाजित नहीं होनी चाहिए। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एचसीएफ 1 होना चाहिए। दोनों का मतलब ये कि है भाई, एचसीएफ 1 का मतलब होता है कि कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है, एचसीएफ 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो या कॉमन कुछ नहीं हो, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहां पर देखो 2 में और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों संख्याएं क्या है बताओ, ये सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह से मैंने एक संख्या लिखी, यहां पर 16 लिख ली है और एक 81 लिखी। तो देखो ध्यान से, इनमें दोनों में कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों कैसी संख्या हो गई, सह अभाज्य संख्या हो गई। मैंने एक संख्या 27 लिख ली है और दूसरी संख्या
35 लिख ली। तो यहां पर कोई भी कॉमन है क्या भाई? दोनों में कोई कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो ये भी एक संख्या हमारी ऐसे बन जाएगी। यहां पर एक संख्या हम 7 लिख सकते हैं, एक संख्या 11 लिख सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो ये दोनों संख्याएं भी क्या हो जाएंगी बताओ? ये दोनों संख्याएं भी हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। सहअभाज्य का मतलब होता है कि कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि भाई सभी संख्याएं या दोनों संख्याएं अभाज्य भी हो सकती है और दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है ना? क्लियर है? पहचान लेंगे। ठीक है, जब सवाल आपसे पूछे जाए उस समय आप जरूर बताना। वहां पर बिल्कुल डायरेक्ट बताने की कोशिश करनी है, वहां पर कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगला अध्याय इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर का मतलब होता है ऐसी कोई संख्या जिसके फैक्टरों का योग हमेशा उस संख्या के बराबर होता है। जैसे यहां पर पहला परफेक्ट नंबर होता है 6। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे बताओ? 1 है एक फैक्टर, इसका दूसरा फैक्टर क्या है? 2 है, और तीसरा फैक्टर क्या है? 3 है। तो ये 3 फैक्टर हो गए इसके। अब इन तीनों का योग जो है 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। तो ये जो है इसके फैक्टरों का जो टोटल है, इसके फैक्टरों का टोटल है संख्या के बराबर है, इसलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। इस तरह कोई भी संख्या है उसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या बोलेंगे बताओ? उसको हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला परफेक्ट नंबर होता है 28। ठीक है, बाकी के आप ढूंढ सकते हैं। 28 के फैक्टर करें तो एक 1 हो जाएगा, एक 2 भी हो जाएगा, एक 4 भी हो जाएगा, ठीक है ना, एक 7 भी हो जाएगा, और एक जो है 14 भी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही तो फैक्टर है, इसके अलावा थोड़ी है। ये फैक्टर हो गए। इन सबका टोटल करो, देखो 1 2 3 4 7 7 14 और 14 28 इनका टोटल होता है। 28 संख्या के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया 28 जो है परफेक्ट नंबर है। कैसा नंबर है बताओ? परफेक्ट नंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसमें? टाइप्स ऑफ नंबर में। एक बार मैं आपको ये जो है स्लाइड दिखा देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल आराम से यहां पर इस स्लाइड की सहायता से ही आप जो है इसको याद कर सकते हैं। रटने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहां पर नंबर यानी संख्या, संख्याओं को कैसे बांट सकते हैं बताओ? 2 भागों में बांट सकते हैं संख्या को। कैसे बताओ? एक भाग वास्तविक पार्ट भी हो सकता है, यानी संख्या 2 तरह की होती है। कैसी होती है बताओ? या तो वास्तविक संख्या होती है, या फिर वास्तविक संख्या है तो दूसरी संख्या काल्पनिक संख्या हो सकती है। जब एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या को मिलाते हैं तो वो संख्या कौन सी बन जाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बनता है बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्या उसको कहते हैं, जब एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या को हम जोड़ेंगे तो। लेकिन अलग अलग तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इसका बस ध्यान रखना है आपको। जब हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की संख्या होती है, या तो परमेय संख्या है या फिर अपरमेय संख्या। परमेय और अपरमेय, यानी इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। इनके बारे में मैंने बता दिया है और आपको पता होना ही चाहिए। परमेय संख्या की बात करें तो परमेय संख्या है यानी पूर्णांक। परमेय संख्या को बांटे तो पूर्णांक हो गए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स हो गए, और प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर्स में। यानी परमेय संख्या को 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्णांक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, होल नंबर्स हो गए, और प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर्स हो गए। अब प्राकृतिक संख्याओं को भी बांटे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इवन नंबर्स हो गए और ऑड नंबर्स हो गए, यानी सम संख्या है, विषम संख्या है, कंपोज नंबर्स हो गए, और प्राइम नंबर्स हो गए, और को प्राइम नंबर्स हो गए, और यहाँ पर परफेक्ट नंबर्स हो गए। तो हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्या को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से, टाइप्स ऑफ नंबर को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, जिससे इस पर आने वाले क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर लें, और फिर नंबर सिस्टम को करने के लिए भी आपको बेसिक नॉलेज के लिए ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है ना? आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।